कि वो अपना लेक्चर शुरू करें। जी, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वाले हमारा उन्वान है मोटापा उम्मुल अमराज। इस मौजू के इंतखाब की 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि कोविड से कुछ पहले भी मोटापा एक वबाई शक्ल इख्तियार कर रहा था। स्टैटिस्टिक्स और दूसरी जो मेडिकल जर्नल्स में चीजें आ रही थी, उस बिना पर हमें पता चला कि मोटापा 20वीं और 21वीं सदी में बढ़ चुका है। फिर कोविड आने के बाद से इसकी रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि एक जर्नल में ये पेश किया गया है, प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया। बताया गया कि 40% अफराद हिंदुस्तान में मोटापे का शिकार हैं। यानी अगर इस मीटिंग में 100 अफराद मौजूद हैं तो कम अज कम 40 अफराद जरूर किसी न किसी एतबार से मोटापे का शिकार हैं। तो एक वजह तो ये थी, और दूसरी वजह यह है कि मोटापे के ताल्लुक से हम में गलतफहमी पाई जाती है। हम समझते हैं कि मोटापा जिस्म का गैर मुतनासिब होना और अच्छे कपड़ों का फिट ना आना, या बॉडी का जो है अच्छे शेप और अच्छे फिगर और खूबसूरत ना होना, ये चीज को हम जो है मोटापे से जो दूर होने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, हम समझते हैं कि ये खूबसूरती में इजाफा करेगा। नहीं, उससे अहम बात यह है कि ये कई बीमारियों से बचाएगा। लोग जिम जाते हैं फिटनेस के लिए। फिटनेस उनकी आमतौर पर मुराद ये होती है कि एक बॉडी जो है अच्छे शेप में आ जाए और अच्छा हम लिबास ज़ेब-ए-तन कर सकें और सोसाइटी में मजाक का या फिर कोई हंसी का मौजू ना बन जाए। हालांकि हकीकत यह है कि मोटापे की वजह से कई अमराज पैदा होते हैं, जिसके ताल्लुक से मैं मुख्तसरन बताऊंगा। और एक और वजह यह है कि हम कम खाने को बीमारी समझते थे, लेकिन आज पता चला है कि ज्यादा खाना भी एक बीमारी की शक्ल है और कई बीमारियां उससे पैदा हो सकती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अफराद दिल के अमराज की वजह से मरते हैं, जिसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज पैदा होने की जो अहम वजूहात हैं, वो हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, फिर एक होता है हाइपरलिपिडेमिया या हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, यानी कोलेस्ट्रॉल का खून में बढ़ जाना, और चौथी चीज है स्मोकिंग। ये 3-4 चीजें मिलने के बाद अलग अलग एतबार से, किसी में स्मोकिंग नहीं होगी, किसी में एक चीज मौजूद नहीं होगी, लेकिन इनके कॉम्बिनेशन की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, कार्डियक इश्कीमिया, सडन कार्डियक डेथ, इस तरह की अमवात वाक़ होती हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन 4 अहम चीजों में पहली 3 चीजें पैदा होने की वजह मोटापा है। मोटापे की वजह से टाइप 2 डायबिटीज पैदा होता है, हाइपरटेंशन भी उसकी वजह है, और कोलेस्ट्रॉल यानी ब्लड में जो है लिपिड्स, एडिपोसाइट्स, इन चीजों का इजाफा हो जाना। इन चीजों को हम तफसील से आगे देखेंगे। तो बहरहाल इन 2-3 वजूहात को गौर करते हुए हमने इस मौजू का इंतखाब किया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मोटापे में असल वजह यह है कि हम ज्यादा कैलोरीज और ज्यादा एनर्जी जिस्म में ले रहे हैं और उन्हें कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। यानी एनर्जी इतनी ज्यादा जमा हो गई है और फिजिकल एक्टिविटी ना करने की वजह से और उसे खर्च में ना लाने की वजह से वो जो एनर्जी है एडिपोसाइट या फैट सेल की शक्ल में जमा हो जाती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में वो डिपॉजिट हो जाती है। चलिए, इसकी वजूहात क्या है? मोटापे की वजूहात, पहली चीज तो यह है कि माशरा बदल रहा है, चेंजिंग सोसाइटीज। माशरे में बहुत सारी तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि हम हर चीज के लिए हमारे पास जो है एक मशीन आ गई है। हर काम करने के लिए हमारे पास, पहले हम हाथ से इस तरह कपड़े धोया करते थे और आज वॉशिंग मशीन हमारे पास है। पहले इस तरह बर्तन धोए जाते थे, अब डिश वॉशर मौजूद है। पहले झाड़ू सफाई इस तरह लगाई जाती थी और अब वैक्यूम क्लीनर है। मैं साइंस की इन इजाजत के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इन चीजों ने बेशक सहूलतों में इजाफा किया है, लेकिन इस इजाफे के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी आ गई हैं कि हमने साइंस के गलत इस्तेमाल की वजह से खुद को एक तरह से साइंस की यानी समझ लीजिए कि खुद को उसके हवाले कर दिया है और भेंट चढ़ा दिया है। पहले बच्चों से इस तरह मोहब्बत की जाती थी, इस तरह उनके साथ वक्त गुजारा जाता था, लेकिन आज बच्चों के हवाले मोबाइल फोन कर दिया गया है। और ये इन सब कामों के बाद, इन सब कामों मशीनों से होने के बाद जो वक्त बचता है, खवातीन उसका इस्तेमाल सास बहू के सीरियल्स और नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इन चीजों में करती हैं, यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक जगह बैठे रहना। साइंस से होने वाले इन फवायद का हमने अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, इसको हमने इस तरफ डाइवर्ट कर दिया है। जो वक्त बच गया वो मोबाइल फोन पर गुफ्तगू वगैरह में, सोशलाइज पहले की तरह हम हो नहीं पा रहे हैं। बच्चे पहले इस तरह खेलते थे और आज वीडियो गेम्स, पबजी, इन चीजों में उलझे हुए हैं।
तो इन तमाम चीजों की वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है वो स्टैग्नेंट हो गया है, यानी हम एक जगह जम गए हैं, या तो कुर्सी पे या पलंग पे या घर में। इस वजह से फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है, और जो चीजें हम खाते हैं उन्हें सही तरह से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, जो कि एक फितरी अमल है। पूर नॉलेज ऑफ हेल्दी फूड हैबिट्स, और ग़िज़ा के ताल्लुक से हमारे पास सही इल्म नहीं है कि कितने कैलोरीज खाने चाहिए और कौन सी ग़िज़ा अच्छी है, खाने का पोर्शन कितना होना चाहिए, मुतवाज़िन ग़िज़ा किसे कहते हैं, बैलेंस डाइट क्या है, किस चीज में फैट ज्यादा होता है, और कौन सी चीजें डेंस फूड में आती हैं। डेंस फूड यानी ऐसा फूड जो कम खाने पर भी आपको ज्यादा एनर्जी दे दे। और एनर्जी ड्रिंक्स, जो ड्रिंक्स ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा सा पी लें तो आपके जिस्म में जो है ग्लूकोज की मकदार एकदम बढ़ जाएगी और आप एनर्जी फील करेंगे। तो इन चीजों की तरफ हमारा माशरा जा रहा है और इस वजह से मोटापे में इजाफा हो रहा है। ये दूसरी कुछ वजूहात हैं। माशरे में आदमी अकेला हो गया है, सोशलाइज नहीं कर रहा है, मायूसी का शिकार है, तो डिप्रेशन की वजह से भी जिस्म में कुछ ऐसी चीजें पैदा होती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, मायूसी की वजह से, जिस वजह से वो ओवर ईटिंग का शिकार है। उसका इलाज उन लोगों ने ओवर ईटिंग जो है निकाल लिया है हम लोगों ने। इम्प्रॉपर स्लीप, ये भी एक वजह है, हम जो है ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह वही सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और हमारा नए किस्म का तर्ज जिंदगी, जिसे हम मॉडर्न लाइफस्टाइल कहते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल या मिलियनल्स या नेटिजन्स की जो जिंदगी है, उसमें रात में 2-3 बजे सोना एक आम बात हो गई है। उस वजह से हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है, जिसमें जो हार्मोन्स होते हैं और जो सिरकाडियन रिथम, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। सुबह में वो मुकर्ररा वक्त पर हार्मोन सेक्रेट करता है, सोने से पहले कुछ हार्मोन सेक्रेट करता है, और दौरान जो स्लीप, जिस वक्त सो जाते हैं, कुछ हार्मोन्स। तो ये चीजें हमारे जिस्म की जो फिजियोलॉजी है, जो नॉर्मल निजाम है जिस्म का, उसको मेंटेन करके रखती हैं। तो हमारे इस सोने जागने के इस गलत रवैये ने उसको डिस्टर्ब कर दिया है। इस बिना पर हमारा जिस्म एक अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। जंक फूड्स, आजकल जो है जोमेटो और स्विगी वगैरह, ये चीजों को ऑर्डर देना एक फैशन बन गया है। अगर आप पिज्जा, बर्गर वगैरह नहीं खाते तो आप पुराने जमाने के आदमी हैं। उस तरह का कल्चर पैदा कर दिया गया है कि आप इन चीजों को खाने पर मजबूर हो गए हैं। इन चीजों का नुकसान क्या है? जब ये चीजें जिस्म में जाती हैं तो इन्हें हजम करने के लिए हाजमे कुव्वत हाजमा या हाजमे के सिस्टम को कोई काम करने की जरूरत नहीं होती। ये सीधे सीधे एब्जॉर्ब हो जाती हैं और खून में दाखिल हो जाती हैं, जो कि गैर फितरी अमल है। फितरतन तो यह होना चाहिए कि इंसान जब ग़िज़ा खाता है तो उसके ऊपर एंजाइम्स काम करें, वो धीरे धीरे खून में जज्ब हो, फिर इंसुलिन सेक्रेट हो, और वो इंसुलिन उसमें से ग्लूकोज निकाल कर उसको जो है लीवर में और दूसरे मुकाम पर महफूज कर दे। लेकिन ये जंक फूड्स और कैलोरी डेंस फूड, सक्रोज एनरिच ड्रिंक्स, इन चीजों को खाने से हो यह रहा है कि कुव्वत हाजिमा बिल्कुल नाकारा हो गया है। वो चीजें जिस्म में जाती हैं और खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और देयर इज ए सडन सर्ज इन ग्लूकोज, यानी वो खून में जाने के बाद सडनली ग्लूकोज की मकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो बढ़ने की बिना पर उसको कम करने के लिए बहुत ज्यादा इंसुलिन भी सेक्रेट होती है। इंसुलिन का काम ग्लूकोज को कंट्रोल करना है। तो ये तेजी से इंसुलिन का खून में बढ़ जाना बहुत नुकसानदेह अमल है। उसके ताल्लुक से और तफसीली चीजें हम आगे देखते हैं। अच्छा, वाई बैड चॉइसेस, हम इन खराब खानों को, इन जंक खानों को खाने पर क्यों मजबूर हो गए? ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं और जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं, जो एडवर्टाइजिंग है, ये सब लोग आपको एक तरह से इसमें उलझाए हुए हैं। नारा दिया गया है नौजवानों को, ये दिल मांगे मोर, यानी आप ज्यादा से ज्यादा जंक फूड खाएं, पेप्सी, कोला और जो है कूल ड्रिंक्स, ये चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें। ये जो है कूल दिखने की या फिर जो है फैशनेबल होने की एक अलामत है। तो इस तरह से बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं, ये इन चीजों को प्रमोट करते हैं, और बड़ी बड़ी जो मार्केटिंग एजेंसीज है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, इसका जो है इश्तेहार जारी करती हैं और एक तरह से आपको जकड़ देती हैं। फूड डेजर्ट्स, अब आपको दूर दूर तक सेहतमंद खाना नहीं मिलेगा। आप घर के बाहर जाएं तो आपको हर तरफ इसी तरह के खाने मिलेंगे। अगर आप कोई ताजा या सेहतमंद चीज खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जुस्तजू करनी पड़ेगी, या तो खुद बनाएं या फिर ढूंढ ढूंढ कर खाएं। जीन्स को ब्लेम किया जाता है, लेकिन जीन्स का मेरे हिसाब से उतना ज्यादा दखल इसलिए नहीं है कि हम हर चीज को जीन्स पर डाल देते हैं। भाई मोटापे की असल वजह जीन्स का कुछ दखल जरूर है, लेकिन जितना ज्यादा हम समझ बैठे हैं उतना ज्यादा दखल नहीं है। ये हमारी बुरी आदतों का नतीजा है। वो तो खवातीन का जिक्र हो गया, मर्द हजरात,
हम जो है सवारी के लिए कार का इस्तेमाल करते हैं, 1-2 फ्लोर चढ़ने के लिए भी हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल हमने छोड़ दिया है। तो ये चीज भी जो है एक मसला बनी हुई है। अब मोटापे का जो है मेजर कैसे किया जाए? सिर्फ वजन के बिना पर हम मोटापे का अंदाजा नहीं कर सकते, बल्कि एक मेडिकली एक चीज बनाई गई है, बॉडी मास इंडेक्स, यानी वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी आपकी लंबाई और वजन दोनों को जो है एक तरह से इस फॉर्मूले में डालने पर एक नंबर आता है। उस नंबर से पता चलता है कि आप कितने मोटे हैं, आप ज्यादा मोटे हैं या फिर बहुत ही ज्यादा या जानलेवा मोटापे का शिकार हैं। तो देखिए नॉर्मल नॉर्मल बीएमआई जो होता है वो है 18 से 25 तक। 25 से 30 के दरमियान आप ओवरवेट हैं और 30 से ऊपर मोटापे का शिकार है। तो इस फॉर्मूले से पता चलता है कि हमारा जो है हम किस कैटेगरी में आते हैं। मोटापे की मजीद कैटेगरीज हैं। 30 से ज्यादा मोटापा है, 30 से 35 क्लास 1, क्लास 2, क्लास 4 को कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। मॉर्बिड ओबेसिटी यानी जान लेने वाला मोटापा, यानी ये शख्स किसी भी वक्त सडन कार्डियक अरेस्ट या किसी भी चीज से ये शख्स मर सकता है, मोर देन 40 अगर उसका बीएमआई हो तो। चलिए ओबेसिटी से पैदा होने वाली बीमारियों के ताल्लुक से देखते हैं। पहला है डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज मोटापे में इसलिए पैदा होता है कि मोटापे में जो एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स जमा हैं, वो इंटरल्यूकिन 2 एक सब्सटेंस है जो सेक्रेट करते हैं, और ये सब्सटेंस सेक्रेट होने के बाद जिस्म के तमाम सेल्स को एक इन्फ्लेमेशन का शिकार करता है। इन्फ्लेमेशन यानी एक तरह का वर्म पैदा हो जाता है। तो उस वर्म की वजह से इंसुलिन अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, यानी ब्लड में शुगर बढ़ गया है, खाने के बाद जो ग्लूकोज की मकदार बढ़ी हुई है, तो इंसुलिन का काम उसको सेल्स के अंदर दाखिल करना है, लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज हमेशा ज्यादा रहता है, वो सेल के अंदर नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? इस वर्म की वजह से। और ये वर्म क्यों पैदा हुआ है? ये इंटरलेकिन 2 की वजह से पैदा हुआ है, जिसकी वजह एडिपोसाइट्स हैं, फैट सेल्स की वजह से ये हुआ है, और डायबिटीज टाइप 2 का पोषक शिकार हो जाता है। जब ज्यादा इंसुलिन सेक्रेट होती है तो जिस्म में सोडियम रुक जाता है। सोडियम रुकने पर जब भी जिस्म में सोडियम रुकेगा तो वो पानी को भी रोक लेगा, और जब पानी रुकता है तो जो इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट कहते हैं उसके अंदर जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ये एक हार्मोन है नॉरएपिनेफ्रिन, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गाल स्टोन्स यानी पित्ते की पथरी। पित्ते की पथरी भी मोटापे की वजह से पैदा होती है। जैसा कि मैंने कहा, मोटे अफराद में जो कोलेस्ट्रॉल की मकदार है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जब पित्ते के अंदर सेक्रेट होता है लीवर के जरिए, तो वहां पे अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो वो हाइपर यानी सुपर सैचुरेशन, वो सैचुरेट होकर वो एक प्रेसिपिटेट की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और जब ये शक्ल इख्तियार करने के बाद धीरे धीरे उस पर और कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहेगा और ये पत्थर बन जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। जब ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन बहुत ज्यादा बन जाते हैं तो फिर जो है यानी सीधी तरफ पेन होता है और उसकी मुख्तलिफ अलामतें हैं। तो बहरहाल कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स ओबेसिटी की वजह से पैदा होते हैं, और उसका इलाज ऑपरेशन है और दूसरे भी इलाज हैं। 6 टाइम्स मोर कॉमन, आम अफराद के मुकाबले में मोटे अफराद में जो पित्ते की पथरी है वो 6 मरतबा ज्यादा होती है। ये उसका मैकेनिज्म है, यानी कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो इस तरह से जमकर पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एक चीज है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसका मतलब यह है कि जो ईसोफेगस है, जो खाने की नाली है, वो नीचे आकर स्टमक यानी मैदे से मिल जाती है। इन दोनों के बीच में एक तरह की विंडो होती है जिसे हम कहते हैं स्फिंक्टर। तो ये स्फिंक्टर जो है मोटे अफराद में ये स्फिंक्टर लूज हो जाता है मोटापे की वजह से। तो मैदे के अंदर की जो तेजाबियत है वो ईसोफेगस में चली जाती है, इसलिए कि ये जो विंडो है, ये जो स्फिंक्टर है कमजोर हो गया है, तो वो तेजाबियत वहां जाकर उसके अंदर एक किस्म की खराश पैदा करती है। और ये खराश अगर बार बार पैदा होती रहे, इसलिए कि तेजाबियत मैदे में रहना ठीक चीज है, लेकिन मैदे के अलावा वो कहीं और चली जाए तो वो नुकसानदेह है। तो ईसोफेगस के अंदर जाने के बाद ये तेजाबियत वहां पे खराश पैदा करती है और एक कैंसर बनता है जिसे कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द स्टमक। तो ये जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स है ये एडिनोकार्सिनोमा यानी कैंसर का सबब बनता है। हाइएटस हर्निया, हाइएटस हर्निया का मतलब ये है कि फेफड़े और पेट ये दोनों एक मसल से सेपरेटेड है जिसका नाम है डायफ्राम, यानी छाती और पेट के बीच में ये मसल है।
तो होता यह है कि मोटापे की वजह से पेट का जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, पेट के आजा के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर पैदा हो जाता है कि स्टमक यानी मैदे का कुछ हिस्सा छाती में चला जाता है। जब मैदे का यह हिस्सा कुछ छाती में चला जाएगा तो वहां पे वो दबता रहेगा और इस वजह से इसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस ये चीजें पैदा होंगी। यानी बार बार मैदा पक जाएगा, बार बार वो शख्स को जो है मुंह में खारा पानी आना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, खून की उल्टी होना, ये सब चीजें हाइटस हर्निया की वजह से पैदा हो सकती हैं। ये वही है, उसकी एक दूसरी शक्ल है। ये है अम्बिलिकल हर्निया, यानी बम्बी के सामने या बम्बी के अतराफ भी जो है एक किस्म का हर्निया मोटापे की वजह से पैदा हो जाता है। ये मोटापे के जो फैट सेल्स हैं या एडिपोसाइट्स हैं, ये तमाम मसल्स के बीच में जमा हो जाते हैं। तो जब ये मसल के बीच में जमा हो जाएंगे तो मसल कमजोर हो जाएगा। मसल का काम, पेट के मसल का काम तमाम आजा को बांधे रखना है हिफाजत से, लेकिन जब इसमें फैट जमा हो जाएगा तो ये लूज हो जाएगा और उस कमजोर हिस्से से अंतड़ी बाहर आने लगेगी। या तो वो बम्बी से आएगी या फिर जो है नीचे चड्डे जो ग्रॉइन कहते हैं वहां से आ सकती है और ये हर्निया बन जाएगा। ये कंडीशन है जिसे कहते हैं वैरिकोस वेन्स, यानी पैर की रगों का फूल जाना। ये पैर की रगें इसलिए फूल जाती हैं कि मोटापे की वजह से जब चर्बी जिस्म में जमा हो जाए और पैर में भी जमा हो जाए तो ये कांस्टेंट प्रेशर वेजल के ऊपर, ब्लड वेजल के ऊपर ये दबाते रहेंगे। तो जब दबाते रहेंगे तो ब्लड वेजल के बीच में जो वाल्व हैं, वाल्व यानी एक तरह की विंडो या खिड़की, उसका काम यह है कि खून को ऊपर की तरफ पुश करना। पैर का खून ऊपर की तरफ दिल की तरफ जाता है ये वाल्व्स की वजह से। अगर ये वाल्व्स खराब हो जाएं तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि पैर में जमा हो जाएगा, और ये जब पैर में जमा हो जाएगा तो ये वेजल्स डायलेट हो जाएंगी। इसे कहते हैं वैरिकोस वेन्स। तो इस वजह से पैरों में खिंचाव और पैरों के ऊपर रगों का जमा हो जाना, और बाज सूरतों में ये फटकर वहां से खून भी बहने लगता है, इसे कहते हैं वैरिकोस वेन्स। तो ये भी एक मोटापे की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज, हाँ, तो लिवर में होता यह है कि लिवर के जो सेल्स हैं उन्हें कहते हैं हेपेटोसाइट्स। तो जब चर्बी जिस्म में हर तरफ जमा हो रही है तो वो लिवर में भी जमा होगी। जब वो लिवर में जमा होने लगती है तो ये नॉर्मल हेपेटोसाइट्स के बीच में ये फैट सेल्स जमा हो जाएंगे। ये जमा होने के बाद इसके अंदर भी एक तरह का इन्फ्लेमेशन पैदा होगा। तो वो इन्फ्लेमेशन की वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ साल के बाद लिवर में सिरोसिस होने का चांस है। जैसा शराब पीने वालों में जैसा लिवर में सिरोसिस होता है, ये मोटापे की वजह से भी शराब पीने वालों में तो बहुत जल्दी अमल हो जाता है सिरोसिस का। वो सिरोसिस के बाद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी जिगर का कैंसर बन जाता है। लेकिन ये मोटे लोगों में भी उस तरह का एक अमल होता है जो कुछ ज्यादा वक्त लेता है। इसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जो कि सिरोसिस और बाद में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एक तरह के कैंसर में तब्दील हो जाता है। ये देखिए आप, मोटापे की वजह से कमर का दर्द और मुख्तलिफ जॉइंट पेन्स पैदा होते हैं, इसलिए कि जिस्म का जो ढांचा है वो एक तरह का वजन संभालने के लिए बनाया गया है। अगर आप उस पर 3-4 गुना वजन लाद देंगे तो उसमें वेयर एंड टेयर हो जाएगा, वो जॉइंट्स जो है घिस जाएंगे और ये ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। गायनेकोलॉजिकल खवातीन में ये प्रेगनेंसी और जो चाइल्ड बर्थ है इसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इन लोगों में सिजेरियन सेक्शन ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए कि बच्चा नॉर्मल तरीके से पैदा नहीं हो सकता। और उससे पहले उनकी जो फर्टिलिटी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाते हैं और उनकी जो फर्टिलिटी है नॉर्मल यानी कंसीव करने की, यानी हमल की जो सलाहियत है जिस्म में, वो भी जो है कम हो जाती है। ये सब मोटापे की वजह से होने वाली चीजें हैं। अच्छा, मोटापे की वजह से जो दूसरे मसाइल हैं वो है सर्जिकल प्रॉब्लम्स। यानी अगर आप कोई शख्स को अगर सर्जरी कर रहे हैं, जो मोटापे का शिकार है, तो उसके लिए अलग ऑपरेशन थिएटर का टेबल अरेंज करना पड़ेगा, इसलिए कि नॉर्मल ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर वो शख्स नहीं आएगा। नॉर्मल जो टेबल बनाए जाते हैं वो आम अफराद की जसामत के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो उनकी व्हीलचेयर अलग होगी, उनका स्ट्रेचर अलग होगा, उनकी एम्बुलेंस अलग होगी, तो उनकी ये तमाम चीजें अलग होंगी। और इंट्रा ऑपरेटिव डेथ यानी दौरान सर्जरी मरने के जो चांसेस हैं, ये मोटापे का शिकार अफराद के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वैसे आमतौर पर हर सर्जरी में किसी न किसी एतबार से कोई ना कोई रिस्क लगा है। आप एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करेंगे तो किसी किस्म का थोड़ा बहुत खतरा होता है, लेकिन मोटापे की वजह से मोटे अफराद में खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उनको जो दवाएं दी जाती हैं वो भी कैलकुलेट करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है, इसलिए कि पता नहीं चलता कि उनका मसल मास कितना है और फैट मास कितना है। तो उस हिसाब से उनका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, दवाओं का रिक्वायरमेंट है,
ये भी अलग तरह का होता है। और सबसे अहम चीज, किसी भी सर्जरी के बाद उनका जख्म आसानी से नहीं भरता। जख्म भरने के लिए जो चीजें चाहिए, इनके अंदर जो है मोटापे की वजह से और चर्बी की वजह से वहां पे आसानी से इन्फेक्शन पैदा हो जाता है और जख्म भरने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और ये अफराद बहुत ज्यादा आईसीयू में एडमिट किए जाते हैं। क्यों? ये मोटापे की वजह से वो आईसीयू में ज्यादा उन्हें सर्जरी के बाद एडमिट करना पड़ता है। ये तमाम कैंसर्स मोटापे की वजह से पैदा होते हैं, ईसोफेगस का, छाती का, ओवरी का, बच्चेदानी का, गुर्दे का, प्रोस्टेट और कोलन का। ये पूरे और भी होते हैं, लेकिन ये एस्टैब्लिश्ड है, यानी तहकीक से साबित किया जा चुका है कि ये 5-6 कैंसर्स मोटे अफराद में पैदा होते हैं। किस तरह पैदा होते हैं, ये उसका मैकेनिज्म है। उसके अंदर जो है एडिपोकाइंस और ईस्ट्रोजन उनके अंदर ज्यादा होता है। जो फैट सेल्स हैं वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं। फिर ये लेप्टिन भी उनके अंदर ज्यादा होता है। और दूसरी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, जो समाजी एतबार से जो मसाइल का शिकार होते हैं, अगर वो कार में बैठना चाहें या फिर एरोप्लेन में बैठना चाहें तो भी जो है, या बाथरूम में बैठना चाहें, यानी हर जगह उनके लिए जो है एक तरह का मसला पैदा हो जाता है। दरवाजे में से दाखिल होने के लिए बाज़ जगह छोटे दरवाजे होते हैं। तो समाजी एतबार से भी मोटे अफराद बहुत सारे मसाइल का शिकार रहते हैं। शादी का मसला, मोटे अफराद से जो है लोग शादी करने के लिए हिचकिचाते हैं, ये भी एक उनका जो है मसला है। डिप्रेशन, वो अफराद मायूसी का शिकार हो जाते हैं, उनके अंदर जो खुद एतमादी है वो भी कम हो जाती है, वो खुद को समाज से कटा हुआ महसूस करते हैं और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, यानी एक अलग तरह का बर्ताव किया जाता है स्कूल में, समाज में, एम्प्लॉयमेंट जहां वो मुलाजिमत करते हैं, अगर वो कहीं वॉकिंग के लिए जाएं या फिर बाहर कहीं सफर करें, हर जगह उन्हें एक अलग तरह की नजर से देखा जाता है। और तहकीक से बताया गया है कि फिजिकल एंड सेक्सुअल, यानी जिस्मानी और जिनसी इस्तेसाल भी मोटे अफराद का ज्यादा किया जाता है। अच्छा, इस वजह से होता यह है कि जब उनका मजाक उड़ाया जाए तो वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, एक तरह से बंद हो जाते हैं। जब वो बंद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर जो है वो ज्यादा खाने लगेंगे और फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाएगी और ये मोटापा मजीद, यानी एक विशियस साइकिल, एक नेगेटिव साइकिल की तरफ चला जाएगा। रिलेशनशिप इश्यूज, ये भी जो है शादी और रिलेशनशिप से रिलेटेड है। अच्छा, इससे बचने की जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनके ताल्लुक से मैं कुछ बातें कहकर इसको वो करता हूं। पहली चीज है ब्रेस्ट फीडिंग। भाई, मोटापे का इलाज पैदाइश से शुरू करें। आमतौर पे हमारे पास जो खवातीन है वो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती। जल्द से जल्द जो है वो डब्बों का दूध और मुख्तलिफ फार्मूला फीड, ये चीजें शुरू कर दी जाती हैं। तो ये गलत चीज है। बच्चे को अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो वो मोटापे का शिकार नहीं होगा, इसलिए कि ये एनर्जी डेंस फूड होते हैं जो बाहर से जो फार्मूला फीड होता है, और उसकी जो जहानत है वो जहानत में भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा। और दूसरी चीज, बच्चों में अच्छी आदतें इब्तिदा से पैदा करें। इब्तिदा से ही उनमें अच्छे खाने की आदतें पैदा करें और उनके अंदर जो है स्कूल कैन प्ले, स्कूल्स में जो है ये इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स किए जाने चाहिए। बच्चों को जो है किस खाने में कितनी कैलोरीज होती हैं, अच्छा खाना क्या है और फ्रेश फ्रूट से हमें क्या मिलता है, इन चीजों पर प्रोजेक्ट्स और फार्म विजिट, इस तरह की चीजें की जानी चाहिए। रोल मॉडल, हमें हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। अगर हम खुद मोटापे का शिकार हैं और हम खुद जंक फूड खाने वाले हैं और हमारी आदतें खुद अगर बिगड़ी हुई हैं, तो हम हमारे बच्चों को जो है लाख नसीहत कर लें, वो हमें देखकर सीखते हैं। लेजिस्लेशन, हुकूमत भी इस ताल्लुक से कुछ कर सकती है, यानी स्कूल के अंदर जो है कंपल्सरीली फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड हो और सोसाइटीज में गार्डन्स बनाए जाएं। हमारी सोसाइटीज में जो है वॉकिंग का मसला है, अब आप वॉकिंग करना भी चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के मसाइल हैं, तो हुकूमत को भी चाहिए। और मार्केटिंग का जो इशू है, यानी इन चीजों को जो है, जैसा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ दिखाया जाता है, उसी तरह से जंक फूड्स आर इंजूरियस टू हेल्थ। इसकी जो मार्केटिंग है उनको टैक्स लगाया जाए, मार्केटिंग को कम किया जाए और अच्छे फूडों को प्रमोट किया जाए। और कैंटीन्स में बताया जाए कि आप 50 या 60% अच्छा खाना रखें और जंक फूड्स कम रखें। अगर आप कैंटीन्स में तमाम जंक फूड ही रखेंगे तो लोग मजबूर हैं उन चीजों को खाने के लिए। तो इस तरह हुकूमत इसके अंदर जो है कुछ दखल अंदाजी कर सकती है। एलिफेंट इन द रूम, अच्छा, हम जो है बड़ी बड़ी चीजों को छोड़कर छोटी छोटी चीजों से वेट कंट्रोल करने की जो है वो करते हैं। जैसा ग्रीन टी का फैशन चल निकला है। भाई, आप जो है इन्हें बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, सोने जागने का तरीका, खाने पीने की आदतें और ये सब चीजें बिगड़ी हुई हैं। आप एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, पेप्सी कोला ये चीजें पीते हैं, लेकिन जब चाय की बारी आती है तो ग्रीन टी, तो ये गलत चीज है। ये जो बड़ी चीजें हैं उसको एड्रेस करें, ये छोटी चीजें सिर्फ एक धोखा है। ग्रीन टी पी लेना या 1 किलो गोश्त खाने के बाद
चंद पत्ते और गाजर मूली कुछ चबा लेना, ये मामूली चीजें हैं। एड्रेसिंग द एलिफेंट इन द रूम, जो बड़ी चीज है उसकी तरफ तवज्जो दें। ये छोटी चीजों को इस्तेमाल करना एक तरह का धोखा है कि हम वेट कंट्रोल कर रहे हैं या हेल्थी चीज खा रहे हैं, जो कि गलत चीज है। अच्छा, ये तो वेट लॉस की तो एक इंडस्ट्री बन चुकी है, वेट लॉस कैसे किया जाए और क्या किया जाए। अच्छा, अच्छी आदतें यानी स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, फुटबॉल, ये चीजें भी जो है हम भी इसको जो है वो करें और बच्चों में इस चीज को पैदा करने की कोशिश करें। अब कुछ सर्जरी के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हैं, ये मेरा गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहले है इसोफेगस, खाने की नाली, उसके बाद है मैदा, उसके बाद है डियोडिनम और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, उसके बाद है बड़ी आंत। तो अब इसका ताल्लुक जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी से है, यानी सर्जरी के जरिए भी मॉर्बिड ओबेसिटी का इलाज किया जाता है। मॉर्बिड ओबेसिटी यानी वो ओबेसिटी जिसमें मोटापा जो है, जिसका बीएमआई 40 से ज्यादा है, यानी ये अफराद जो है हर तरह का तजुर्बा करने के बाद जब नाकाम हो जाते हैं तो वो सर्जरी की तरफ आते हैं। तो सर्जरी किस तरह की जाती है? एक तो है रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर। रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर यानी मैदे के साइज को कम किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यानी आपके जो खाने की मकदार है उसको घटाने के लिए मैदे के साइज को सर्जरी के जरिए कम किया जाता है, ये एक तरह की सर्जरी है। और दूसरी है मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स, यानी खाना तो आप खाएं लेकिन आपका जो हाजमे के बाद जो एब्जॉर्ब होने की सलाहियत है वो कम कर दी जाती है। यानी आपने जो एनर्जी, जो कैलोरीज एक्स्ट्रा खाई हैं, उन्हें जो एब्जॉर्ब करने का जो मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है या कट कर दिया जाता है। तो ये कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स, मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स। ये 4 तरह की सर्जरीज हैं: एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंड, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, रोएनबाई गैस्ट्रिक बाईपास, पैंक्रियाटिक स्विच। चलिए, इस सर्जरी में होता यह है कि यह है खाने की नाली और यह है मैदा। तो मैदे का जो है 1/4 हिस्सा बांध दिया जाता है, यानी 3/4 मैदा आपका जो है नीचे खाली है। जब आप 1/4 मैदा खाना खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा। उसके लिए सर्जरी के जरिए यहाँ पर एक बैंड लगा दिया जाता है, इसे कहते हैं एडजस्टेबल बैंड। ये लैप्रोस्कोपी के जरिए फिट किया जाता है। तो ये बैंड लगाने के बाद जब कोई शख्स जो मॉर्बिडली ओबेस है, वो 1/4 पेट भरने के बाद उसको या तो उल्टी हो जाएगी या महसूस होगा कि मेरा पेट भर गया है, वो कोशिश के बावजूद भी ज्यादा खाना नहीं खा पाएगा। तो इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर, यानी एक तरह से आप उसके खाने की सलाहियत को कम कर रहे हैं। और ये एक और सर्जरी है, यानी ये स्टमक, हमारा जो मैदा है उसके 2 हिस्से हैं, एक है लेसर कर्वेचर, एक है ग्रेटर कर्वेचर। यानी मैदे का जो पिछला हिस्सा है, यानी एक बड़ा हिस्सा, ऑपरेशन के जरिए उसे निकाल दिया जाता है। जब ऑपरेशन के जरिए आपने पिछला हिस्सा निकाल दिया तो स्टमक यानी मैदा एक ट्यूब की शक्ल में छोटा हो गया है, यानी आप कोशिश के बावजूद भी इससे ज्यादा खाना नहीं खा सकते, यानी 1/4 ही पेट आप खाना खा सकते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ महीने के बाद में जो है खुद ब खुद जो आपके जिस्म में चर्बी जमा हो गई है वो गलना शुरू होगी। यानी जब आप खाना कम खा रहे हैं तो वो जिस्म में जज्ब होती जाएगी और खुद ब खुद वो शख्स दुबला हो जाएगा और उसका जो लाइफ स्टाइल है, यानी एक तरह से उसको आप मरने से बचा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मॉर्बिड ओबेसिटी का शिकार शख्स किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। तो ये एक तरह की सर्जरी है। और ये एक और सर्जरी है, इसे हम कहेंगे मैल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर और मिक्स्ड प्रोसीजर। यानी इसके अंदर आप ये कर रहे हैं कि पहले तो स्टमक को एक तिहाई कट कर दिया गया है और उसके बाद में स्टमक और डियोडिनम यानी मैदा और डियोडिनम को बाईपास करके उसे नीचे की तरफ जोड़ दिया गया है। खैर, मैं इसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपका खाना हजम ही ना हो, अगर आपका खाना मैदे में दाखिल ही ना हो तो हजम नहीं होगा, सिर्फ आधा खाना हजम होगा। जो आपका जो पैंक्रियास से जो एंजाइम्स आते हैं उस वजह से जो खाना है नीचे के ट्यूब में हजम होगा, यानी खाना आधा हजम होने की वजह से एब्जॉर्प्शन भी आधा ही होगा। तो इस तरह से आप रेस्ट्रिक्ट करके उसकी जो विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स जो एब्जॉर्ब होने की सलाहियत है उसको खाने के हाजमे को डिस्टर्ब करके आप वो चीज पैदा कर रहे हैं। चलिए, एक आखिरी बात, फाइनल वर्ड, ईट नेचुरल। नेचुरल खाने का, नेचुरल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें, स्लीप वेल, अच्छे से सोएं, और मूव ऑफन यानी फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, मैंने जो बीमारियों का जिक्र किया है मेरे हिसाब से वो बहुत ही कम है। मैं समझता हूं कि
तकरीबन 50 किस्म की बीमारियां मोटापे की वजह से पैदा होती हैं, जिनमें कि सिर्फ 10 मैंने आपके सामने पेश की हैं, तकरीबन 10 मैंने पेश की हैं। तो इस मौके पर यह कहा जा सकता है कि बर्बादी गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यानी सेहत को तबाह करने के लिए ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल, ये 3-4 चीजें ही काफी थी, लेकिन मोटापे की वजह से इतनी चीजें पैदा होती हैं कि एक तरह से मोटापा जो है, आप उम्मुल अमराज, जैसा कि हम साबित करना चाहते थे कि ये उम्मुल अमराज है, मोटापा वाक़ितन एक तरह से उम्मुल अमराज है। ये मेरी आखिरी स्लाइड है। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, आपके सामने प्लेट है, आप कितना खाना चाहते हैं, आपकी सेहत आप किस तरह रखना चाहते हैं, ये आपको इख्तियार है। अहम बात यह है कि मोटापा इंसान की जो जिंदगी है, इंसान का जो लाइफ स्पैन है, उसको कम करता है। तो साइंस की जो चीजें हैं उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, अपने हक में इस्तेमाल करें, उसके गुलाम ना बन जाएं। किसी ने कहा था कि रोशनी आती है, नूर चला जाता है, लैंप की रोशनी से खुदा बचाए, रोशनी आती है, नूर चला जाता है। तो रोशनी तो आती है, रोशनी का आप अच्छे से इस्तेमाल करें और इसके गुलाम बनकर अपनी जिंदगी को मुसीबत में ना डालें। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत उम्दा डॉक्टर उमर बिन हसन साहब, बहुत उम्दा, शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा लेक्चर और बहुत वाज़ह। अब अगर आप इजाजत दें तो सवाल के लिए भी पूछ लें, या आप ही सवाल पूछ लें लोगों से, कि किसी को का कोई सवाल हो। मुझे एक पूछना है भाई, क्लैरिफिकेशन, अगर इजाजत है तो। सदर साहब से इजाजत ले लें। डॉक्टर आबिद मोइज साहब। इजाजत है, इजाजत है जफर। ये बताइए जरा, ये बीएमआई इंडेक्स आपने बताया, वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। यस जी हाँ, मीटर स्क्वायर है ना? जी हाँ, मीटर स्क्वायर ही है। बस आज ही से तजर्बा शुरू, तरह तरह की चीजें पाउंड लेके उनका वजन करके देखा जाएगा भाई। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा लेक्चर दिया आपने। लेकिन जरा डर हो गया भाई, आप डर लगने मैथमेटिशियन लगा है। आपकी गुफ्तगू से भाई। ये मत खाओ, ये मत करो, बिल्कुल ही यानी हर वक्त चुस्त चौकस बैठे। आप तो लगता है बिल्कुल जी हाँ, स्पोर्ट्समैन बना के छोड़ेंगे सबको। लेकिन जफर बहुत साहब, उम्दा मैं लेक्चर चाह रहा भी यही था, मैं चाह रहा यही मजा था आ गया भाई, बहुत कि उम्दा। मैंने जानबूझकर डराने की कोशिश नहीं की है, बल्कि मैं ये चाह रहा था कि जैसे बताया जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप उस गली में चले जाएं तो वो रास्ता जो है खाई की तरफ जाता है, तो उस गली की तरफ ही ना जाएं। मैं यही चाह रहा था अपने लेक्चर के जरिए कि वो चीज पैदा करूं। नहीं नहीं जी, बहुत उम्दा लेक्चर दिया आपने, बहुत उम्दा, वेरी नाइस। अल्लाह आपको सेहत दे और बहुत सारी चीजें अता करे माशाल्लाह से, बहुत उम्दा। और किसी का कोई सवाल हो तो कर ले। डॉक्टर मोइज साहब अगर इजाजत दें तो। जी इजाजत है। शुक्रिया। तो सवाल तो नहीं है, अलबत्ता बेहतरीन प्रेजेंटेशन था डॉक्टर साहब का। और हाँ, और आपने जो बेरियाट्रिक सर्जरी की बात की है, अल्लाह करे ये किसी को नौबत ना आए। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ें मैं चाहूँगा कि लोग याद रखें। एक तो डाइटिंग है, लोग डाइटिंग करते हैं लेकिन वर्जिश नहीं करते, और बाज़ वर्जिश करते हैं डाइटिंग नहीं करते। तो डाइटिंग और वर्जिश दोनों ज़रूरी है अपने वज़न, यानी वज़न को कंट्रोल करने के लिए। अपनी जो एनर्जी है, तवानाई है, उसको बॉडी क्या करती है, एक्सेस ऑफ एनर्जी को जो है स्टोर कर देती है फैट की शक्ल में। तो वो उससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कई बीमारियां पैदा होते हैं, जिसमें नंबर 1 जो है डायबिटीज है। और मैंने देखा है यहाँ पर हमारे पास बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत आम है। जैसे ही लोग बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं तो वो उनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स बहुत कम हो जाते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज उसमें बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, फिर से वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो खैर इतना ही कहना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, रहमान पाशा, फरमाइए। सर एक सवाल ये है कि क्या मोटापा पैदाइशी तौर पर भी होता है, और अगर किसी को पैदाइशी तौर पर मोटापा हो तो उससे कैसे बचा जाए? पैदाइशी तौर पे, अच्छा उमर साहब जवाब दीजिए आप। नहीं, नस्ली तौर ये पर। आपका मौजू है। देखिए मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, आप ही जो है उस पे यानी
क्या बोलना चाहिए, मास्टर कमेंट्स, सदारती बात बोल सकते हैं। जीन्स का जो है, हम जीन्स का मामला मुझे खजा और कदर का मामला दिखता है। जैसा खजा और कदर का मामला है कि भाई आपके इख्तियार में कितना है और दूसरे के इख्तियार में कितना है, तो आमतौर पे लोग जीन्स के सहारे कहते हैं कि भाई हमारे फैमिली में जीन्स में ही वैसा है। कहीं मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि ओबेसिटी डजंट रन इन योर फैमिली, इट इज बिकॉज यू डोंट रन। आप रनिंग नहीं करते, इसलिए मोटापे का शिकार होते हैं। जीन्स का कुछ ना कुछ दखल है, लेकिन हम ज्यादा जीन्स को ब्लेम करते हैं। मेरा ये अंदाजा है, शायद गलत हो। देखिए, इसमें मैं बोलूंगा कि पैदाइशी तौर पर कोई मोटा नहीं होता। बाज़ अमराज जैसे डायबिटीज वगैरह के वजह से हेवी वेट बेबीज पैदा होते हैं, और मांस ज्यादा खाने की वजह से भी वजन ज्यादा हो सकता है। 2.5 किलोग्राम जो एवरेज बच्चे का वजन है, उससे ज्यादा 3-3.5 तक भी किलोग्राम तक बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन जिस नजर से रहमान पाशा ने सवाल किया कि लोग पैदाइशी तौर पे मोटापे की तरफ नहीं, ऐसा नहीं है। बास फैमिलीज में ये देखा गया है कि अगर हालात साजगार हों तो वो लोग मोटे हो सकते हैं। तो पैदाइशी तौर पे ऐसा कोई मोटापा नहीं देखा गया। एक सवाल है डॉक्टर साहब। शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। जी पूछिए नजीब साहब। डॉक्टर उमर ने अपने लेक्चर के इब्तिदा में मोटापे का फीसद 40% जो बताया है, वो हमारे हैदराबाद पे कितना फीसद लागू होता है? यानी हैदराबाद की अपने खाने का जो स्टाइल है, दावतों का जो स्टाइल है, इस लिहाज से हैदराबाद में क्या परसेंटेज है ओबेसिटी का? वो जो तहकीक है गालिबन 2021 की, यानी पिछले साल की, 1 साल पहले की वो तहकीक है, और वो पूरे ओवरऑल इंडिया में की गई है, पूरे हिंदुस्तान में। और आपको ताजुब होगा कि उस तहकीक में 2-3 ये बातें पता चली कि तालीमी याफ्ता खवातीन में मोटापा ज्यादा है बनिस्बत गैर तालीमी याफ्ता खवातीन के। ये एक बात है। और दूसरी बात बताई गई कि शहर की खवातीन में ज्यादा है बनिस्बत गांव की खवातीन के। तो इस तरह की चीजें पेश की गई हैं। लेकिन मेरा अंदाजा है, जो मैं मुशाहिदा करता हूँ, तो खैर ये तो खैर एक गेस है, हैदराबाद में तो 60% होगा मेरे हिसाब से। आप खुद गिन लीजिए, आप जिस कमरे में हैं वहां कितने अफराद हैं, उनमें 5-6 तो आपको मोटे नजर आएंगे एक तरह से। मोहित साहब आप बताएं, डॉक्टर आबिद मोहित साहब ही ज्यादा बता सकते हैं मेरी तो। देखिए, ये परसेंटेज जो है वो बदलता रहता है। बहरहाल ये बात तो तय है कि ओबेसिटी का परसेंटेज काफी बढ़ रहा है। अमेरिका में 2/3 से 2/3 तक, यानी 66% तक लोग मोटे और ओवरवेट हैं, और 1/3 पॉपुलेशन जैसे ओबीस है, और अमेरिका को ओबेस नेशन कहा जा रहा है। और ये सब लाइफस्टाइल डिसीज की वजह से है, जिसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह कुछ देर में। अभी सवालात ले लेते हैं हम, फिर उसके बाद जाते हैं। और कोई सवाल? मैं ये चाह रहा था कि हमारे ऑडियंस में अगर किसी को वेट लॉस का कोई एक्सपीरियंस है, या कोई अगर जो है वेट लॉस के लिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हैं या किसी किस्म की डाइट इस्तेमाल किए हैं, तो उनका तजुर्बा अगर है तो एक 2-3 मिनट में मुख्तसरन बता दें, तबसरा करें। किसी को अगर इन लोगों से साबिका पड़ा है, इस तरह के इंस्टीट्यूट से या ट्रेनिंग से, जो वेट लॉस की जो इंडस्ट्री है, तो बताएं। आपके लेक्चर में माशाल्लाह काफी बातें जो है आ चुकी हैं, इसका जवाब उसमें मौजूद है। एक तो जो है फूड हैबिट्स हैं, आदमी की ग़िज़ाई आदतें हैं, कैलोरीज जितने भी आप जो है कंज्यूम करते हैं उतने। ये नजीब साहब बात कर रहे हैं? जी जी जी। नहीं नजीब साहब, मैं ये चाह रहा था कि कोई शख्स जिसने वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन किया है, वो 1-2 मिनट में तबसरा करे हमारी मालूमात के लिए कि भाई वहां पे किस तरह की चीज होती है, जिसने ज्वाइन किया है, और 1-2 मिनट में। शायद कोई नहीं है। जी हाँ। हेलो हेलो हेलो, जी बोलिए। कुछ बता सकते हैं? जी बताइए। 1-2 साल पहले मैं एक दोस्त के साथ इसी तरह के इंस्टीट्यूट में गया था। मैं ज्वाइन तो नहीं किया, उसका कुछ कोर्स भी नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने जो चीज बताई थी वो बड़ी अच्छी मुझे लगी। उन लोगों का सबसे पहला जो 1-2 घंटे का लेक्चर था, उसमें उन लोगों ने ये बताया था कि हम लोग जो रोजाना जो ग़िज़ा खाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि भूख लगने के बाद खाते हैं या फिर मतलब वक्त गुजरने के बाद खाते हैं। तो उन लोगों ने ये बताया था कि जैसे नाश्ता होता है,
फिर नाश्ते के बाद थोड़े वक्फे के बाद कुछ खा लिया जाए, फिर उसके बाद जो जोहराना था तब खाया जाए, फिर बीच में खाया जाए। तो इस तरह से जो हमारी डाइटिंग होती है वो सही तरीके से हो सकती है। वरना फिर हम अक्सर खाना वक्त गुजरने के बाद खाते हैं या फिर भूख ज्यादा लगने के बाद खाते हैं। तो मोटापे को कम करने के लिए या उससे हिफाजत के लिए वक्त पर ग़िज़ा खाने की अहमियत बता रहे थे, तो ये बात मुझे अच्छी लगी थी। खाना वक्त पर खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि लोग जो है घड़ी देख के खाना खाते हैं, जो गलत है। पेट की घड़ी देखना चाहिए। अगर भूख लग रही है, खाने की जरूरत है, तो जब भी आप खाने की तरफ आगे बढ़े, अरे 12 बज गए हैं चलो खाना है, 2 बज गए हैं चलो खाना है, घड़ी देख के खाने की आदत ये बिल्कुल तर्क करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी चश्मा भी लगा लेना चाहिए खाते वक्त, ताकि अंदाजा रहे कि भाई कितना खा रहे हैं। जी जी जी, माशाल्लाह डॉक्टर उमर बिन हसन, बहुत अच्छा लेक्चर आपने दिया जनाब। जी शुक्रिया सर, सुनकर बहुत मजा आया। मैं इसमें एक बात इस हवाले से करूंगा कि जाती तौर पे मैंने कुछ वजन कम किया। जी जी शुक्रिया। उसकी वजह ये थी कि मैंने वीट बिल्कुल बंद कर दिया अपनी ग़िज़ा में। जी आप मुझे अगर पहचानते हो तो मैं डॉक्टर मजहर अब्बास रिजवी बोल रहा हूँ। मैं आपको बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ और मैं नोट्स में आपका एक शेर भी मैं लिया था लेकिन बोल नहीं सका, वो अर्ज करूंगा। अहम शेर है, तेरी बीमारी का जिम्मेदार तेरा किचन, तेरी बीमारी का जिम्मेदार तेरा किचन, यानी बिरयानी नहारी खोरमा कटलिस चिकन। वो मैंने खुद फील की। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा हवाला दिया शेर का। तेरी बीमारी का जिम्मेदार किचन, तेरी बीमारी का जिम्मेदार है तेरा किचन, तेरा किचन। निहारी खोरमा बिरयानी। ये है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर दिए जाएं तो स्पेशली वीट, हमारे यहाँ रोटी जो है ना वो एक स्टेपल डाइट के तौर पे सावधान हम इस्तेमाल करते हैं और रोटी खाना जरूरी समझते हैं, नान रोटी। इसको अगर बिल्कुल खत्म कर दें तो मैंने 3 मंथ्स में 10 किलोग्राम वेट लूज किया था। जी बस मैंने कहा आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। आप वीट गेहूं कह रहे हैं सर? जी गेहूं, जिसकी वजह से आदम को निकाला गया था जन्नत से। सर लोग तो चावल की तरफ कहते हैं कि चावल खाने से मोटे होते हैं, आप गेहूं क्यों बता रहे हैं? नहीं नहीं, अब एक कॉन्सेप्ट आया है कि मिक्स्ड डाइट का, मिक्स्ड जिसमें आप गंदम, जौ और मकई, इनका एक मिक्स आटा बनाएं तो उसमें भी कम कैलोरीज होती हैं। चावल भी अगर बगैर तेल और घी के इस्तेमाल हो, उबले हुए चावल, आप ये बंगालियों को देखें, स्टेपल डाइट है इनकी, चावल कितने मोटे हैं ये, नहीं है ना? और कोई सवाल हो तो सवाल नहीं। देखिए सदारती कलिमात के लिए वक्त जो है कम पड़ जाएगा, तबसरे वगैरह अभी हम रोक देते हैं। डॉक्टर साहब आपके एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं अभी कोई सवाल है तो पूछ लेते हैं। जी एक बात मेरे जहन में ये आ रही है डॉक्टर साहब कि हमारे पास डबल के मीठे का चलन है। डबल का मीठा जो है, नजीब साहब दूसरों को मौका दीजिए। जी आप हसन साहब से एक सेशन लेके बात कीजिए, उनसे डबल का मीठा भी खिलाएंगे, वो बात भी करेंगे। नहीं खाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। दूसरे कोई हाथ उठा रहे हैं वो लोग जो है। जी जी मोइश शम्स साहब, क्या है आपका हुक्म? नहीं, आप सदारती कमेंट आना चाहिए आपका। चलिए हम लोग उसी के मुंतजर हैं। आप तो माहिर तग़ज़िया हैं जी और तो सदर भी हैं। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई कि उमर साहब हमारे बज़्म में एक अच्छा इजाफा है। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, अशआर का भी इस्तेमाल करते हैं। बड़ी खुशी हो रही है उनको अपनी महफिल में देखते हुए। और ओबेसिटी एक ऐसा मौजू है जिस पर घंटों बोला जा सकता है, कई सफ़े लिखे जा सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये लाइफ स्टाइल डिसीज है, ये एक समाजी मर्ज है,
ये जिस्मानी मर्ज कम है, समाजी मर्ज ज्यादा है। इसकी शुरुआत समाजी बेखैदियों से होती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसका इलाज डॉक्टर करते हैं। इसका इलाज सोशल लेवल पे होना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि तर्ज जिंदगी पिछले 50 से 100 साल में बेइंतहा तब्दील हुई है, जबकि कि हमारा जिस्म वही का वही है। ह्यूमन बॉडी जो है वही है जो आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले थी। और सबसे अहम चीज ओबेसिटी में जो रोल अदा कर रही है वो घर के बाहर खाना है। ईटिंग आउटसाइड होम, घर के किचन में ताले लग गए हैं और हम लोग बाहर खा रहे हैं। पहले बाहर कभी कभार खाया करते थे, अब तो कई चीजें बाहर से आ रही हैं। आजकल खवातीन पकवान कम करना चाहती हैं और बाहर खाना जो आ रहा है वो खाना किचन में जैसा है वैसा नहीं बनता। वहाँ एक इंडस्ट्री के तौर पर उससे बनाया जाता है और वहाँ सबसे अहम चीज ये होती है कि कारोबार चले। तो वो लोग नए नए तरीके अपनाते हैं, नए नए जैसे तरगीबात देते हैं, जैसा फैमिली पैक है ये, और जैसे दूसरी चीजें जंबो पैक और पोर्शन साइज जिसे कहते हैं एक आदमी के खाने का, वो बेइंतहा बढ़ता जा रहा है। पहले पोर्शन साइज में सिर्फ 50 ग्राम आलू के फ्रेंच फ्राइज देते थे, अब 200-250 ग्राम देने लगे हैं। और फिर वो लोग सस्ती चीजें इस्तेमाल करते हैं और जायके के लिए इतनी फूड एडिटिव्स इस्तेमाल होने लगी हैं कि ये फूड एडिटिव्स क्या है अल्लाह आलम, बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक तरीके के ड्रग्स हैं जो हमारे बॉडी में जा रहे हैं। नमक, सोडियम क्लोराइड एक किस्म का नमक होता था, आज हम 3-4 अक़साम के नमक इस्तेमाल करते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, लेमन सॉल्ट है और भी दूसरे किस्म के सॉल्ट्स हैं, सोडियम बाइकार्ब है। तो कई अगर आप देखेंगे हमारे दादी नानी का जो किचन होता था उसमें कई एक चीजें नेचुरल होती थी। आज के दौर में किचन बिला मुबालगा एक फार्मेसी लगता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सॉसेस, चटनी, ये वो, और फिर इतनी नए नए खाने आने लग गए हैं कि पता नहीं क्या है। और वो लोग जायके के लिए बहुत कुछ करते हैं। जायका सिर्फ 6 इंच की जबान पर होता है, उसके बाद कोई जायका नहीं होता। ये जायका बहुत खराब कर रहा है। और ओबेसिटी को एक ऐसा मर्ज है जिसको खुद तशखीस कर सकते हैं और खुद इलाज भी कर ले सकते हैं, और इसलिए हर कोई अपना तजुर्बा बयान कर रहा था। आप आईने के सामने देखिए, आप अपने आप को तशखीस कर लेंगे कि मेरा वजन ज्यादा है या कम। फिर उसके बाद बेशक आप वजन कीजिए तो आपको बहुत सही मालूम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि इसका इलाज क्या है। कम खाना, ज्यादा एक्सरसाइज करना हर किसी ने कहा, लेकिन ये इतना आसान सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम इंसान हैं, हम बायोलॉजिकल क्रिएचर हैं। और इसमें बाज लोगों में ये होता है कि बहुत अच्छी तरीके से कैलोरीज को इस्तेमाल करते हैं। बाज लोग स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि एक ही तनख्वाह पाने वाले 2 लोग हैं, एक बंदा जो है सो बड़ी तेजी से खर्च कर देता है, दूसरा बचा बचा के रखता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही एहतियात से वो जमा करने लगता है। ये टेंडेंसी फैमिली में आ सकती है, यकीनी तौर पे ये टेंडेंसी ओबेसिटी टुवर्ड्स फैटी डिपॉजिट आ सकती है। और जैसा जफर साहब ने पूछा कि BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ये बड़ा आसान तरीका है। वेट बाई हाइट स्क्वायर, वेट इन किलोग्राम्स बाई हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। और अगर आप पाउंड्स और फुट में लेंगे तो उसका फार्मूला अलग होगा। तो इसका जो इंडेक्स आएगा उसके हिसाब से बॉडी वेट की तकसीम होती है। नॉर्मल जो वेट है वो 18.5 से 24.9 तक है। फिर 25 से 29.9 तक ये इंडेक्स ओवरवेट में शुमार होता है। फिर 30 प्लस से ये ओबेसिटी में आता है, मॉर्बिड ओबेसिटी 40 प्लस में लिया जाता है। ये वेस्टर्नर्स और कॉकेशियंस के लिए है। एशियन कम हाइट होती है, दुबले होते हैं,
उनके लिए बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल अप टू 22.9 लिया जाता है। 22.9, 23 से ओवरवेट में शुमार होता है 27.5 तक, और हमारी ओबेसिटी 27.5 BMI पे शुरू होती है, लेकिन बाज लोग कहते हैं कि हमको 25 से ही ओबेसिटी ले लेना चाहिए। ये तो एशियंस में हुआ, ये बॉडी मास इंडेक्स है। एक दूसरी किस्म की ओबेसिटी है सेंट्रल ओबेसिटी। आपने देखा होगा तोंदी मोटापा जिसे कहेंगे हम, इसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। ये सेंट्रल ओबेसिटी हमारे जिस्म में फैट डिपॉजिट बास मखसूस मुकामात पर होता है, जैसा पेट के अतराफ जिसे तोंद कहते हैं, और शोल्डर्स पे भी जैसा जमा होता है। तो पेट के अतराफ जो ओबेसिटी, जो चिकनाई जमा होती है, वो इस विसरल ओबेसिटी में भी उसका शुमार होता है, अंदर के पेट के अंदरूनी आज़ा में इस्तेमाल होती है। ये ओबेसिटी बहुत खतरनाक होती है। इसकी वजह से डायबिटीज हो सकता है, इसकी वजह से हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं। इस ओबेसिटी का आसान तरीका ये है कि जब आप कपड़े सिलवाने जाते हैं, आप खुद देख लीजिए आप कितने इंच का बेल्ट लगाते हैं। वेस्टर्नर्स के लिए मर्दों में 40 इंच से ज्यादा ओबेसिटी होती है, खवातीन में 35 इंच से ज्यादा। लेकिन एशियंस में ये 35 मर्दों के लिए है और 32 इंच खवातीन में ली गई है। इसी वजह से डायबिटीज का परसेंटेज हम हिंदुस्तानियों में सबसे ज्यादा है चीन के बाद। चीनी भी जो है एशियंस होते हैं और हम भी एशियंस होते हैं। तो ये चीजें बहुत अहमियत रखती हैं और इस पे अमल होना चाहिए। अपना वेट, BMI क्या है, जब आप लिखते हैं तो BMI नोट करें, और आपका जो है सो वेस्ट क्या है, यानी कमर की चौड़ाई क्या है। और एक जो रेशियो लिया जाता है वो है वेस्ट हाइट रेशियो। पेट की चौड़ाई, तोंद की चौड़ाई या कमर की चौड़ाई और खद, इनका रेशियो 0.5 होना चाहिए। यानी अगर आपका खद 66 इंच है और आपकी कमर 40 इंच है, 40/66.5 से ज्यादा हो जाएगा तो ये जो सो नुकसान करती है। तो वेस्ट और हाइट रेशियो भी आपके पास है। तो ये चीजें मालूम करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद इन चीजों से तशखीस कर ले सकते हैं। और इसका इलाज, जैसा हर कोई अपना तजुर्बा बयान कर रहा था, कम खाना, ज्यादा चलना, मीठे नहीं खाना, दावतें नहीं खाना, ये सब अपनी जगह, लेकिन इस पे कानून बनना चाहिए और हमको ये मालूम रहना चाहिए कि हमको कितना खाना है। कई एक लोगों को नहीं मालूम कि हमको कितना खाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हम जो समझते हैं कि 2000 कैलोरीज फॉर एन एडल्ट सेडेंटरी मैन, ये 2000 कैलोरीज हर एक पे ब्लैंकेट रूल अप्लाई नहीं होता। बाज लोग ऐसे हैं जो कैलोरीज को बहुत एफिशिएंटली यूज करते हैं, उनको 1800 काफी हो जाती हैं। बाज लोग को 3000 तक भी खा सकते हैं। तो ये हमको वेट से मेजर करना चाहिए। और खवातीन बिलखुसूस जो किचन के इंचार्ज हैं, जो खवातीन किचन के इंचार्ज हैं और जो खानदान के बड़े लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमको कितना खाना है। और एक चीज जो अहम है, तेल का कितना इस्तेमाल हो रहा है। तेल जो है सो डेंस कैलोरीज होते हैं तेल में, उसका कितना इस्तेमाल हो रहा है। फीकस योमिया कितना इस्तेमाल हो रहा है। हमारे किचन में सबसे अहम चीज जो होनी चाहिए वो वजन और मेजरिंग स्पून्स और जैसे मेजरिंग मग्स होने चाहिए। ये चीज नहीं है। जब ये चीज नहीं होंगे तो हमको बाहर अपना वजन देखना पड़ता है। तो इन चीज से हमको खवातीन को पता होना चाहिए कितना बनना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो वहां से शुरुआत होनी चाहिए। न्यूट्रिशन नॉलेज बेइंतहा जरूरी है। इसी के लिए मैंने इस पे जो है सो बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स, अच्छा मुझे शेयर नहीं किया जा रहा है मोहित साहब स्क्रीन पर,
मैं कुछ किताबें बताना चाह रहा था। ये देखिए कि फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक, इस पे पूरा लिखा है कि फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स में कितनी कैलोरीज होती हैं। फिर इससे जो मोटापा आता है, मोटापा हमारी सेहत का दुश्मन, ये किताब लिखी है। फिर उसके बाद ज़ियाबितिस के साथ साथ जो इनसे ज़ियाबितिस होती है उसके बारे में लिखा है। और उमर बिन हसन ने बहुत सही कहा कि कई एक अमराज, बाज लोगों का ख्याल है कि 100 के करीब अमराज होते हैं। 100 के करीब अमराज में ओबेसिटी या एक्सेस फैट एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। ओबेसिटी और ओवरवेट में फर्क होना चाहिए। मस्कुलर बॉडी रखने वाला भी ओवरवेट होता है, लेकिन वो ओबीस नहीं होता, वो मर्ज का शिकार नहीं होता। ये चीजें याद रखनी चाहिए। और जैसा उमर बिन हसन ने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अहम रोल अदा करती है। ये नेचुरल तरीका है बच्चों में मोटापे को महफूज रखने का, आइंदा एडल्ट ओबेसिटी से भी बच्चों को बचाने का। और खुद माँ को बहुत फायदा होता है। माँ को डिलीवरी के बाद जो वेट डिपॉजिट होता है उससे छुटकारा मिलता है ब्रेस्ट फीडिंग से। ये बहुत बेइंतहा जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि हमको जो किचन देखते हैं उनको पता होना चाहिए कितना, और जो भी खा रहा है उसको पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। अब इस बहस में पढ़ने के बजाय लोग ये कहते हैं कि गेहूं खाएं, चावल खाएं, जवार खाएं, जौ खाएं, ये खाएं, शक्कर ना खाएं, गुड़ खाएं, गुड़ के बजाय ये है। फिर आप जो है सो ग्रीन टी पिए, ब्लैक टी पिए, मिल्क जो है सो ये कर रहे हैं, वो करें। भाई पहले तो ये है कि मिकदार पे काबू पाओ और फिर ये देखो कि हम कितना खा रहे हैं। आप देखिए घर में, घर का भी एक बजट होना चाहिए, घर का किचन का भी एक पूरा मालूम होना चाहिए कि हम कितना खाते हैं, कितने कैलोरीज बनने चाहिए। तो वहां से जब उनकी तरबियत सही होगी तो वो फिर जो है सो बाद में अपना ख्याल रखेंगे। सेंट्रल ओबेसिटी हम हिंदुस्तानियों के लिए बेइंतहा अहम है, तो उनको बढ़ने ना दें, तो उनका खास ख्याल वो बात नहीं रहेगी। लेकिन वही बात है कि हमने जो बेसिकली करना है वो तो कलर बहुत जी पुरानी चीज है। म्यूट कर दें आप लोग। तो मोहित साहब, मैं समझता हूँ कि 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, लोग बेचैन हो रहे हैं, तो हम यहीं रोकते हैं। और ये इस मौजू पे बेतहाशा बोला जा सकता है, बहुत लिखा भी जा सकता है, लेकिन अमल की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी इस किस्म के हम लेक्चर्स करते रहेंगे। और फिर ये एक मौजू ये भी हो सकता है, मोटे लोगों की ग़िज़ा, वजन कम करने के लिए खाना कितना खाएं, कैलोरीज क्या है, एक एक मौजू पे लोगों को जो है सो समझाने के लिए हम बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत उम्दा आबिद मोइज साहब, आपने बहुत तफसील से सारी बातें बता दी। और डॉक्टर उमर बिन हसन साहब ने तो कमाल कर दिया, बहुत उम्दा लेक्चर था और काफी मालूमाती था। और अल्लाह इनको खुश रखे और ऐसे ही लेक्चर से हम लोगों को नवाजते रहें। और 1 घंटा पूरा हो चुका है और मैं चाहूंगा कि सदर साहब के इजाजत से इसके इख्तिताम का ऐलान करूं और अगले अप्रैल में 3 तारीख को फिर इंशाल्लाह किसी मौजू पे बात होगी इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? ठीक। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, हमारे डॉक्टर मोहित शम साहब, कमेंट्स में कुछ लोगों ने डॉक्टर साहब की किताबों के ताल्लुक से सवाल किया है कि कहाँ दस्तयाब हैं ये तग़ज़िया की जो किताबें आपने अभी दिखाई थी। ये डॉक्टर साहब बता देंगे अभी, डॉक्टर साहब बता दें। जी देखिए, ये किताबें बिल्कुल हैदराबाद वालों के लिए हुदा पे दस्तयाब है, लेकिन 2-4 किताबें आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी हैं। आप लोग मुझे ईमेल करें या मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं इनकी PDF फाइल्स जो नेट पे है मैं वो भेज दूंगा। PDF फाइल बड़ी आसानी से दस्तयाब। अच्छा, मेरा फोन नंबर और कोई कमेंट? जी, आप अपना फोन नंबर या ईमेल एड्रेस बता दें लोगों को ताकि आसानी हो।
जी मैं लिख रहा, फोन नंबर दे रहा हूं। जी इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा। वो YouTube जैसे ही बनेगा उसको अपलोड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम आने वालों का भी, और बहुत संजीदगी से सुना, अच्छे सवालात भी किए। आबिद साहब की किताबें जो है ना, अगर ये इस ग्रुप पे डाल दी जाए तो कैसा रहे? अंजुमन वाले ग्रुप पे डाल दी जाए तो कैसा रहे? जी अच्छा बिल्कुल रहेगा। डाल PDF सकते हैं। अवेलेबल हो वो डाल दी जाए इस पे। जी 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 बिल्कुल।